वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट सीरीज जो है रीट लेवल 2 में लास्ट क्लास में हमने किया था कोशिका विभाजन। ठीक है, उसमें 3 प्रकार के विभाजनों की परिभाषाएं मैंने दी थी, कहाँ कहाँ होते हैं। आज हम उनके बारे में, उनकी छोटे और प्रक्रिया जो है कि वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं असूत्री विभाजन। जैसे बताया था बिना सूत्र के विभाजन होता किसमें है? ये जीवाणु में होता है। तो जीवाणुओं में ये होता है, तो हम जीवाणु का ही उदाहरण लेते हैं। यहां जीवाणु के मध्य के अंदर ये होता है इसका न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के बाद में इस केंद्रकाभ जो है इसके आकार में वृद्धि होगी। तो हमने देखा कि इसमें पाए जाने वाले जितनी भी संरचनाएं हैं वो और केंद्रकाभ के साथ क्या हो रहा है, ये सेकेंड स्टेज में, और सारी संरचनाएं यानी कोशिका द्रव्य जो है वो लगभग आधा आधा होने की तैयारी होती है। थर्ड स्टेज में हम देखेंगे कि इसके बीच में इसको अलग करने के लिए एक संरचना बनती है। उस संरचना को बोलते हैं विभाजन खांच या क्लीवेज फर्म। तो ये जो संरचना बनी है इनके बीच में, अब इस वाली जगह पे ये आनुवंशिक पदार्थ लंबा हो गया और इस जगह से इसमें लग जाएगा कट, और ये 2 पुत्री जीवाणुओं के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में आने लायक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है इसका आनुवंशिक पदार्थ। अब ये आनुवंशिक पदार्थ में कोई सूत्र नहीं बना, बिना सूत्र के, और बिना सूत्र के मतलब गुणसूत्र नहीं बना। ठीक है, केवल ये लंबाई में खिंचा, वितरण खांच बनी और 2 जीवाणुओं में विभक्त हो गया। कोशिका पदार्थ आधा आधा वितरित हो गया। तो ये असूत्री विभाजन हुआ है। अब लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन लेंगे आज हम। परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, वह विभाजन कहलाता है समसूत्री। ये बताया था मैंने आपको। कायिक कोशिका में सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और कायिक कोशिका के द्वारा ये इस विभाजन के द्वारा वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो इस विभाजन में आने वाले विभिन्न पद जो हैं, उन पद के नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उस पद के लिए हम एक देखते हैं कि क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें फर्स्ट आता है इंटरफेज, विराम अवस्था। दूसरा आता है प्रोफेज। थर्ड नंबर पे आता है मेटाफेज। फोर्थ नंबर पे आता है एनाफेज, और फिफ्थ नंबर पे आता है टीलोफेज। ठीक है, ये अवस्थाओं में होकर ये एक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो रही है। अब यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है वो इतनी रखनी है कि इसकी विराम अवस्था या इंटरफेज में क्या हो रहा है। तो कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है। तैयारी करने का मतलब कि बाहरी पदार्थों को अवशोषित करेगी, अपने गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ को पुनरावृत्ति द्वारा वृद्धि करेगी, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, और पुनरावृत्ति की प्रक्रिया होगी।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि पुनरावर्ती, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो पुनरावर्ती हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, इस रेप्लिकेशन वाली प्रक्रिया के द्वारा ये अपने गुणसूत्र को डबल कर लेती है, आनुवंशिक पदार्थ को डबल कर लेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके अलावा भी इसके अंदर प्रोटीन वगैरह का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट लेते हैं केवल प्रोफेज। प्रोफेज इस अवस्था के अंदर इनमें काफी सारे कोशी केंद्रक के अंग जो हैं उनका विलुप्तीकरण होता है। तो केंद्रक अंगों का विलुप्तीकरण का प्रारंभ कहाँ होता है? प्रोफेज से। कौन कौन से विलुप्त होंगे इसमें? सबसे पहले हम देख सकते हैं केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 2 पे केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी। तो ये विलुप्त होने वाली लिस्ट लिखी है मैंने। और इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रोमेटिन जो धागा है, ये क्रोमेटिन धागा गुणसूत्र में परिवर्तित या संगठित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ रहा है थर्ड फैक्टर कि क्रोमेटिन धागा जो है वो गुणसूत्र में संगठित होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ होगा, पूरा नहीं हो रहा है। तो ये 3 बातें हो रही है। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी। कौन सी होती है केंद्रक झिल्ली? केंद्रक झिल्ली जो होती है वो यूकैरियोट्स में केंद्रक, ये वाली जो डबल झिल्ली है ये केंद्रक झिल्ली कहलाती है, और ये इसका है क्रोमेटिन धागा। तो ये झिल्ली पूरी विलुप्त हो जाएगी और पूरा का पूरा आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में आ जाएगा। तो केंद्रक झिल्ली विलुप्त, यहाँ पे केंद्रिका जो होगी वो विलुप्त हो जाएगी, और ये क्रोमेटिन धागा जो है इस गुणसूत्र में संगठित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तीनों बातें याद रखनी है प्रोफेज की। मेटाफेज के अंदर 2 बातें याद रखनी है एग्जाम के लिए। नंबर 1, गुणसूत्र जो होते हैं पूर्ण रूप यानी कि सारा क्रोमेटिन धागा ऐसे गुणसूत्रों में बदल जाएगा, ऐसे गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाएगा ये वाला। अगर मनुष्य है तो ये टोटल 46 या जिसको बोल सकते हैं 23 पेयर, 23 पेयर गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्रों में बदल जाएगा ये क्रोमेटिन धागा। कब? मेटाफेज में। दूसरा जो याद रखना एग्जाम में आने लायक है वो कि सारे गुणसूत्र केंद्र में व्यवस्थित हो जाएंगे, कोशिका के केंद्र में, केंद्र के केंद्र में नहीं, सारे गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में। जैसे मान लेते हैं ये कोशिका की बाहरी परत है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, तो सारे गुणसूत्र जो हैं वो यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और इन व्यवस्थित होने के बाद में ये जो यहाँ व्यवस्थित हुए इसके सेंटर के अंदर, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो दूसरी बात आ गई कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र सबसे ज्यादा सुस्पष्ट दिखाई देते। बाकी कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछा जाएगा कि कौन सी अवस्था, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र सुस्पष्ट दिखाई देंगे, वो है मेटाफेज। आपके लिए यही क्वेश्चन बनेगा। एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज में इन गुणसूत्र जो बने हैं, ये गुणसूत्र ऐसे धागों से बंधे हुए, तो इनको तर्कु तंतु बोलते हैं। तो इनके अंदर खिंचाव प्रारंभ होता है और ये अपने अपने एरिया की तरफ चले जाते हैं। तो ये एनाफेज। और टीलोफेज के अंदर ये सारे गुणसूत्र आधे आधे भाग में, टीलोफेज के अंदर इस वाले भाग में ये गुणसूत्र आ गए और बाकी इधर आ गए, और इनमें केंद्रक झिल्ली पुनः बनना प्रारंभ हो जाएगी और ये क्रोमेटिन धागे में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे टीलोफेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? टीलोफेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जो प्रोफेज के विपरीत होती है। तो समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जो प्रोफेज के विपरीत होती है वो होती है टीलोफेज। बस यही बनेगा आपके लिए कि प्रोफेज के ठीक विपरीत, प्रोफेज में सारे विलुप्त हो रहे हैं, टीलोफेज में वापस प्रकट हो रहे हैं। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई, टीलोफेज में बनी, केंद्रिका विलुप्त हुई, इसमें बनी। यहाँ क्रोमेटिन धागा गुणसूत्र में बदल रहा है,
लेकिन टेलोफेज में गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे में बदल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के पर्पज से इनके बारे में पूछ सकते हैं। समसूत्री विभाजन की ये 5 अवस्थाएं हैं, इनका सीक्वेंस में नाम याद रखना है आपको, कोई भी उटपटांग नहीं लिखना है, सीधा लिखना है इनको। यानी एनाफेज को अगर पहले लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस भी हो रहा है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज विराम अवस्था एक नाम याद रखना है, जिसमें रेप्लिकेशन हो रहा है और प्रोटीन संश्लेषण वगैरह हो रहा है, तैयारी हो रही है गुणसूत्र की। प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो रही है, केंद्रिका विलुप्त हो रही है, क्रोमेटिन धागा गुणसूत्र में बदल रहा है। मेटाफेज के अंदर ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा स्पष्ट गुणसूत्र यहां दिखाई देंगे। एनाफेज के अंदर गुणसूत्र अलग अलग पोल की तरफ चले जाएंगे, ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे, गति करेंगे। और एनाफेज में ही ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के जो गुणसूत्र हैं, वी शेप, एल शेप, ये गुणसूत्र जो हैं ये एनाफेज में अपनी आकृति प्रदर्शित करेंगे। तो एनाफेज में गुणसूत्र अपनी अलग अलग आकृति बताएंगे, मेटाफेज में नहीं बता रहे। एनाफेज में ये गुणसूत्र बिंदु के परिवर्तन की वजह से अलग अलग आकृति दिखाएंगे, वो एनाफेज है। और टेलोफेज प्रोफेज का विपरीत। तो ये सारे समसूत्री विभाजन के प्रकार या प्रावस्थाएं। हाँ, तो हमने आज 2 टॉपिक किए, असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्लास में अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, उसकी विभिन्न अवस्थाएं देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लासेज। अगर आपको ये यूजफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।